नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, हम लोगों ने बात करी थी अजंता गुफाओं के बारे में। हमने डिस्कशन किया था कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, ये कहाँ पर स्थित है, किस जिले में आती है, कैसे चित्र बने हुए हैं, किस तरीके के चित्र पाए गए हैं, क्या टेक्निक, क्या रंग कैसे यूज हुए, सब मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखा वह जाकर के लास्ट वीडियो को सर्च करें और उसे देखिए। आज हम लोग बात करेंगे बौद्ध संगीतियों के बारे में कि बौद्ध संगीतियां जो हुई थी वह कितनी हुई थी। अच्छा, इससे पहले एक चीज और, कल मैंने आपको बताया था कि अजंता की जो गुफाएं प्राप्त हुई है उन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? चैत्य एवं विहार। तो चैत्य गुफाएं कौन कौन सी है गाइस? चैत्य गुफाएं जो है वह 5 है। कौन कौन सी? 9, 10, 19, 29 और 26। ये है 5 गुफाएं जो है चैत्य। बाकी जो बची हुई गुफाएं हैं वह विहार हैं। यह याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत बहुत पूछा जाता है। इसी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करेंगे बौद्ध संगीतियों के बारे में। जो बौद्ध संगीतियां हुई थी वह आखिर क्यों हुई थी, इनकी क्या जरूरत पड़ गई थी कि उस समय बौद्ध संगीतियां हुई, या अलग अलग जो है शासन काल में अलग अलग राजवंश ने जो संगीतियां कराई थी वह कब कब और कहां कहां हुई थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा जहाँ से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो बौद्ध संगीतियां हैं यह इसलिए कराई गई थी कि उस समय महात्मा बुद्ध के खत्म होने के बाद, यानी जब उन्होंने महापरिनिर्वाण लिया था, तो उसके बाद उनके दिए हुए उपदेशों को, जो उन्होंने उपदेश दिए थे, उनके दिए हुए उपदेशों को सुरक्षित रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए बौद्ध संगीतियां करी गई, जिससे उनके जो उपदेश थे उनको संकलित और सुरक्षित किया गया। ठीक है, ये तो बात होगी। अच्छा, ये जो बौद्ध संगीतियां हुई, जो उपदेश सुरक्षित किए गए, ये कोई महात्मा बुद्ध ने तो किए नहीं थे, उन्होंने उपदेश दिए थे। जो उनके शिष्य थे उन्होंने क्या किया था, उनके उपदेशों को सुरक्षित करके संकलित करके रखा था ताकि वह नष्ट ना हो जाए। तो जो महात्मा बुद्ध के खत्म होने के पश्चात, उनके महापरिवार लेने के पश्चात उनके दिए हुए उपदेशों को सुरक्षित रखने के दृष्टि से यह बौद्ध संगीतियां कराई गई। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वह कब हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण लेने के तुरंत बाद ही, मतलब कुछ ही समय के बाद सबसे प्रथम संगति करी गई। पहली संगति जो है वह किसने करी थी, किसके शासन काल में हुई थी? वह हुई थी अजातशत्रु के शासन काल में। किसके शासन काल में? अजातशत्रु के शासन काल में महाकश्यप की अध्यक्षता में 483 ईसा पूर्व का 483 ईसा पूर्व महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में हुई थी। इसकी जो पहली प्रथम संगति हुई थी वह कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। किसका शासन काल था उस समय? अजातशत्रु का शासन काल था। ठीक है, टाइम पीरियड की बात करेगा हम तो 483 ईसा पूर्व, जिस समय महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो है वह लिया था। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि जो उनके उपदेश थे, जो उन्होंने उपदेश दिए थे, उनको संकलित करना। उनको जो है 2 पिटकों में संकलित किया गया था। पहला क्या था? विनय पिटक। पहला क्या था? विनय पिटक। और दूसरा क्या था? सुत्त पिटक। ठीक है, पहला विनय पिटक और दूसरा सुत्त पिटक में उनके उपदेशों को जो है वह सुरक्षित करके रखा गया था। ठीक है। अच्छा, ये पिटक से क्या तात्पर्य है? जो ये पिटक है, विनय पिटक और सुत्त पिटक, क्या है? पिटक का अर्थ है पेटियां, मतलब उनके उपदेशों को जो सुरक्षित करके पेटियों में रखा गया था, उन्हीं पेटियों से यहाँ पे अर्थ है पिटक। ठीक है, याद रखिएगा, पिटक का अर्थ क्या है? पेटियां। ठीक है गाइस, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे दूसरी संगति कब हुई थी। इसकी जो दूसरी संगति हुई थी वह किसने करी थी? कालाशोक ने करी थी। किसने करी थी? कालाशोक के शासन काल में साबक मीर, किसने? साबक मीर की अध्यक्षता में 383 ईसा पूर्व, कब? 383 ईसा पूर्व साबक मीर की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। और कहां पर हुई थी? वैशाली में। कहां पर हुई थी? वैशाली में। इसका उद्देश्य क्या था? जो दूसरी संगति हुई थी इसको करने का क्या उद्देश्य था? इस दूसरी संगति का जो है उसका उद्देश्य यह था कि जो पूर्वी भिक्षु थे और जो पश्चिमी भिक्षु थे उनके मध्य विनय जो था, विनय सिद्धांत को लेकर जो मतभेद चल रहे थे उन्हें दूर किया जाए। लेकिन दूर होने की बजाय उस समय क्या हुआ? भिक्षु संघ जो है वह 2 भागों में डिवाइड हो गया। भिक्षु संघ 2 भागों में डिवाइड हो गया। इसका जो उद्देश्य वह यही है कि इस समय भिक्षु संघ जो है वह 2 भागों में डिवाइड हो गया। पहला क्या था? स्थाविर, और दूसरा क्या था? महासंघिक। ठीक है गाइस, इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरी संगति के बारे में। यह कब हुई थी? यह हुई थी किसके शासनकाल में? अगर हम लोग बात करें तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी।
251 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व मोगलपुत्र तिस की अध्यक्षता में यह तीसरी संगति हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? मोगलपुत्र तिस की अध्यक्षता में यह संगति जो है वह हुई थी। और हुई कहाँ थी? पाटलिपुत्र। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है गाइस। पाटलिपुत्र में यह तीसरी संगति जो है वह हुई थी। तीसरी संगति का उद्देश्य यह था कि जो बौद्ध संघ में भेद चल रहे थे उसके विरुद्ध कठोर नियमों को ला करके, किसी तरीके कठोर नियमों को ला करके उस बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करना। लेकिन ऐसा उस समय नहीं हो पाया। स्थायित्व प्रदान करने के लिए तीसरी संगति हुई थी, इसीलिए उस समय अंतिम रूप से जो है बौद्ध ग्रंथों का फिर से संपादन किया गया। आखिरी बार अंतिम टाइम संपादन किया गया और उनके जो सिद्धांत थे उस समय क्या हुआ? तीसरा पटक उसमें जोड़ा गया जो था अभिधम्म पटक। कौन सा था? अभिधम्म पिटक। उस समय तीसरा पिटक जो है उस समय जोड़ा गया। और जो चौथी संगति हुई थी वह कहाँ पर हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। शासनकाल की बात करें तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन, कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। और अगर हम लोग अध्यक्षता की बात करें तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई थी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में। ठीक है, कब हुई थी? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में। और जो चौथी संगति थी, इस समय बौद्ध धर्म जो है वह दो भागों में बट गया। किसमें बट गया? बौद्ध धर्म जो है वह दो भागों या दो संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। यह तो बात हो गई बौद्ध संगतियों के बारे में। आई होप आपको समझ में आएगा कि बौद्ध संगतियां क्या थी और क्यों करी गई थी। इनका मुख्य उद्देश्य यही था, इन संगतियों को करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो महात्मा बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए गए हैं उसको किसी तरीके से संग्रहित किया जाए, सुरक्षित किया जाए। ठीक है गाइस, इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि बौद्ध संगतियां क्यों करी गई थी। इसके बाद हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध जो थे वह क्या थे? बौद्ध धर्म के संपादक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु के समीप एक लुम्बिनी नाम का स्थान था, वहां पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी में। कब हुआ था गाइस? 563 ईस्वी पूर्व, 563 ईसा पूर्व इनका जन्म जो है वह कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। अब हम बुद्ध थे, उनके बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम जो था वह क्या था? सिद्धार्थ। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो भगवान बुद्ध थे वह जब बौद्ध धर्म गए या महात्मा बनने के लिए गए, या जब महात्मा बने थे उस समय उन्होंने कितने दृश्य देखे थे, मतलब उन्होंने कैसे दृश्य देखे थे जिसके बाद जो है वह महात्मा बनने के लिए उन्होंने अपना घर त्याग दिया था, निकल गए थे। तो उन्होंने उस समय 4 दृश्य देखे थे। कितने दृश्य देखे थे? 4 दृश्य देखे थे। कौन कौन से थे? इतना डिटेल में ना पूछा नहीं जाता, इसलिए इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम बात करते हैं कि जो महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सबसे पहले उपदेश दिए थे वह किन्हें दिए थे? वह उपदेश उन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को सर्वप्रथम इन्होंने उपदेश दिए थे। ठीक है गाइस, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर कोई नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध को जो है निर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक है निर्वाण, दूसरी है महापरिनिर्वाण। दोनों अलग अलग चीजें याद रखें। निर्वाण इन द सेंस ज्ञान। निर्वाण इनको कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोध गया में। और अगर हम महापरिनिर्वाण की बात करें तो वह इनको कहाँ प्राप्त हुआ था? वह इन्हें प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। कहाँ पर प्राप्त हुआ? कुशीनगर में। कब प्राप्त हुआ था? कब प्राप्त हुआ था गाइस? 483 का 483 483 ईसा पूर्व जो है इनको महापरिनिर्वाण कब प्राप्त होता है? 483 ईसा पूर्व। कहाँ पर प्राप्त होता है? कुशीनगर में। अभी मैंने आपको बताया था कि 483 ईसा में पहली बौद्ध संगति जो हुई थी, ठीक है, इनके मृत्यु के कुछ ही समय के बाद पहली बौद्ध संगति जो है वह हुई थी।
और अगर बात करते हैं, जो क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि इनको जो महापरिनिर्वाण है उससे रिलेटेड एक चित्र भी है जो जनता की पाया जाता है, जनता में पाया जाता है। तो महापरिनिर्वाण इनको कैसी स्थिति में प्राप्त हुआ था? तो दाहिनी करवट पे। कैसे प्राप्त हुआ था? दाहिनी करवट पे इनको महात्मा बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण जो है प्राप्त हुआ था। तो यह तो बात हो गई महात्मा बुद्ध के बारे में, ठीक है, अजंता गुफाओं के बारे में, बौद्ध संगीतियों के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे बाघ गुफा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बाघ गुफा के बारे में। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो उदाहरण प्राप्त हुए वह 2 गुफा में प्राप्त हुए। पहली कौन सी है? अजंता, दूसरी कौन सी है? बाघ। अजंता के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, अब हम लोग थोड़ी सी बाघ गुफा के बारे में बात कर लेते हैं। बाघ की गुफा कहाँ पर है गाइस? बाघ की गुफा कहाँ पर है? बाघ की गुफा मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में धार जनपद के अंतर्गत आती है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के धार जनपद में है। अगर नदी की बात करें तो कौन सी नदी के किनारे पर है? यह बाघनी नदी के तट पर स्थित है। बाघ की गुफा कहाँ पर? मध्य प्रदेश के धार जनपद में बाघनी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज किसने की थी गाइस? बाघ गुफा की खोज किसने करी थी और कब करी थी? इस बाघ गुफा की खोज डेंजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में करी थी। कब करी थी? 1818 ईस्वी में करी थी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस समय बाघ में कुल कितनी गुफाएं, बाघ में कुल कितनी गुफाएं पाई जाती हैं। अगर पहले की बात करें तो 9 गुफाएं, बाघ में कितनी गुफाएं पाई जाती है? 9। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो उसमें से कितनी गुफाएं सुरक्षित है? 5। कितनी गुफाएं सुरक्षित है? 5 गुफाएं ही सुरक्षित हैं। इन 5 गुफाओं के नाम क्या है? कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि बाघ की दूसरी गुफा का क्या नाम है, दूसरा संख्या गुफा जो है उसका क्या नाम है, चौथी संख्या गुफा को क्या कहते हैं, या 5वीं संख्या गुफा क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बाघ में जो वर्तमान में 5 गुफाएं हैं तो उनके क्या नाम है। जो पहली गुफा है उसको क्या कहते हैं? ग्रह गुफा। ठीक है गाइस, क्या कहते हैं? ग्रह गुफा। दूसरी गुफा है उसको क्या कहते हैं? पांडु गुफा। जो तीसरी गुफा है उसको कहते हैं हाथी खाना, और जो चौथी गुफा है उसे कहते हैं रंग महल, और जो 5वीं गुफा है उसे कहते हैं पाठशाला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सारी 5 गुफाएं हैं जो बाघ की वर्तमान में सुरक्षित है। इसमें भी जो चौथी नंबर की गुफा है रंगशाला या रंग महल, इसमें सबसे सुरक्षित चित्र पाए गए हैं, या सबसे ज्यादा जो चित्र पाए जाते हैं वह इसी गुफा से पाए जाते हैं। एक गायिकाएं नाम का चित्र है, गायिकाओं का चित्र है, और ठीक उसी गुफा में 200 का कुल स्त्रियों का चित्र है। वह कहाँ पाया जाता है? वह भी गुफा संख्या 4 में, बाघ की गुफा संख्या 4 में पाया जाता है। जिसके बारे में अधिकतर क्वेश्चन आ जाता है कि गायिकाएं का जो चित्र है, गायिकाओं का जो चित्र है बाकी किस गुफा से पाया जाता है? तो गुफा संख्या 4 से। या 200 का कुल स्त्रियों का जो चित्र मिलता है वह कहाँ से मिलता है? बाकी किस गुफा संख्या से मिलता है, या किस गुफा संख्या में है? तो वह गुफा संख्या 4 में है। याद रखिएगा। पूर्व में बाघ की गुफा को और किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? कल्याण। किस नाम से? कल्याण नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था गाइस? कल्याण नाम से जाना जाता था। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये तो बात होगी कि बाघ के कितनी गुफाएं हैं, कहाँ स्थित है, इसकी खोज किसने करी थी। इसकी टेक्निक के बारे में बात कर लेते हैं। जो बाघ में गुफा है वहां पे जो भित्ति चित्र पाए गए हैं उसकी टेक्निक क्या है? तो उसकी टेक्निक है ग्लू रन टेक्निक। क्या टेक्निक है? अगर भित्ति चित्रों की बात कर रहे हैं तो ग्लू रन टेक्निक है। ठीक है गाइस, याद रखिएगा, ग्लू रन टेक्निक है बाघ की गुफाओं की। अच्छा, अजंता और बाघ दोनों में ही बौद्धकालीन चित्र पाए गए हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों गुफाओं के चित्रों में अगर सर्वश्रेष्ठ चित्रों की बात करें तो वह कहाँ के चित्र माने जाते हैं? वह माने जाते हैं बाघ की गुफाओं के। किसके? बाघ की गुफाओं के। बाघ की गुफाओं की प्रतिलिपियां किसने तैयार करी थी? बाघ की गुफाओं की जो प्रतिलिपियां थी, जैसे अजंता की गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार करी गई थी, वैसे ही बाघ की गुफाओं की प्रतिलिपियां जो है वह किसने और कब तैयार करी थी? तो इनकी प्रतिलिपियां 1921 ईस्वी में असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने करी थी। कब करी थी? 1921 ईस्वी में असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने करी थी। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है गाइस, ये हो गई बाघ की गुफाओं के बारे में। और जो इसकी प्रतिलिपियां हैं जो सुरक्षित करी गई हैं, बाघ की गुफाओं की प्रतिलिपियां जो 1982 ईस्वी में बाघ की गुफाओं की जो प्रतिलिपियां सुरक्षित करी गई हैं वह कहाँ पर सुरक्षित है? वह सुरक्षित है ग्वालियर के गुजरी महल में। कहाँ पर? ग्वालियर के गुजरी महल में। अच्छा, एक चीज और गाइस,
बाघ की गुफाओं की हमने बात कर ली, किसने खोज की बात कर ली। अब इसकी थोड़ा सा टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। बाघ की जो गुफाएं हैं उनका टाइम पीरियड यानी कि उनका समय या अवधि क्या है, तो उसका टाइम पीरियड जो है वो 4 से 5वीं, कौन से, चौथी से 5वीं शताब्दी या सदी के आसपास की है। और अजंता की पहली और दूसरी गुफा के समान या उसके समीप ये गुफाएं आती हैं, ठीक है। उसके समकालीन ये गुफाएं आती हैं, किसके, अजंता की पहली और दूसरी गुफा के समकालीन बाघ की गुफाएं आती हैं। और अगर किस शासन काल में या किसके काल की ये गुफाएं हैं, तो यह गुप्त काल की गुफाएं हैं। किसके शासन काल में, गुप्त काल जो था, गुप्त काल के टाइम की ये गुफाएं हैं। लेकिन कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि जो बाघ की गुफाएं हैं वह सातवाहन काल से या सातवाहन राजवंश से रिलेट करती हैं। अब ये तो ऑप्शन के ऊपर जो है वह डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या है। वैसे गुप्त काल का ही माना गया, लेकिन कुछ विद्वान है जो ऐसा मानते हैं कि सातवाहन काल के। तो अगर गुप्त काल का ऑप्शन है तो वेरी गुड, आप गुप्त काल पे लगाइए। अगर बाय चांस गुप्त काल का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है कि किस काल से रिलेट करती है, वहां आपको ऑप्शन में गुप्त काल नहीं है, सातवाहन है, तो आप सातवाहन काल 100% लगाइए, ये सही हो जाएगा। क्योंकि जो नियरेस्ट आंसर है, मैंने हमेशा आपको बताया है, जो भी करेक्ट आंसर है अगर वह आपको नहीं मिलता ऑप्शन में, तो जो उसके नियरेस्ट आंसर है आप उसे लगाइए, वह करेक्ट आंसर होगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई हो। अजंता की बात हो गई, बाघ गुफाओं की बात हो गई, बाकी जो गुफाएं बची उनके बारे में हम लोग कल के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दी हुई नोटिफिकेशन बटन को टच करना ना भूलें। मैं जल्दी आपसे मिलूंगी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।